वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को, दोस्तों को और भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम। और अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबका प्रेम चाहता हूँ, क्योंकि बहुत आप लोगों से प्यार मिला है, ऐसा मानता हूँ। आप लोग ने जो वीडियो, जो डिफरेंट वे में वीडियो को में वीडियो कमेंट्स मैंने पढ़े और मैंने जो सुना, तो उससे बहुत मुझे बहुत खुशी मिली। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ और अपनी बात शुरू करूंगा। लेकिन एक एडवाइस कई लोग करते हैं कि प्रियेश, आज के समय, जैसे मैं कहता था कि पहले पहले जमाने में टेस्ट मैच क्रिकेट होता था, फिर वनडे 2020 है, तो कहा लोगों ने अपने वीडियोस को, अपने जो तुम स्पीचेस को छोटा रखा करो। उससे क्या होता है, इंटरेस्ट क्रिएटेड हो रहता है। बहुत दो एक घंटे की बात आपको सुनना कहना सुनना जो है उसको अच्छा नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ठीक है, तो इसी के लिए जो है मैं कोशिश करूंगा अपनी बातों को छोटा रखूं और छोटे छोटे डिवाइडेशन में 5 मिनट, 8 9 10 मिनट के डिवाइडेशन में 5 6 वीडियो बनाऊं, ताकि आपको टॉपिक पता चलता रहे। मॉड्यूलेशन अप्रोच, मॉड्यूलर अप्रोच, पहला वीडियो 9 मिनट का, दूसरा वीडियो 7 मिनट का, ऐसे करूं। ठीक है, तो इसी के ऐसे ही कोशिश करूंगा और अपनी बात कहने की आपसे कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा सा भावावेश में आते हैं तो थोड़ी देर बात हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी बात। मैं जो कई बार कह चुका हूँ कि देखिए, अब मैं अपने जीवन की बात क्या करूँ। मैं कहानी बोल सुना सकता हूँ कब मैंने क्या क्या छोड़ी। मेरे जीवन, मेरा कोई लाइफ, मेरा जीवन यहाँ बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। ठीक है, तो देखिए, मैंने कई बार कहा है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बहुत पहले, कि जब जब आज से 100 साल पहले, 1925 कह लीजिए, तो उस समय इतने लोग बीटेक एमटेक नहीं करते, सब वकील बनते थे। आप सुने होंगे कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और मुस्लिम लीग का तो नहीं हुआ था उसमें। सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो सब थे मैक्सिमम वकालत थे, बैरिस्टर थे, इन्होंने ही कांग्रेस की शुरुआत की। फिर जब आप 1947 पे आते हैं, तो मैक्सिमम जो थे बीएससी एमएससी, तो थ्योरेटिकल साइंस है। जैसे मोस्ट ऑफ देम, विश्वेश्वरैया जी जो थे वो तो आपके इंजीनियर थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम थ्योरेटिकल साइंस, बीएससी एमएससी। जैसे न्यूक्लियर साइंस है आपका, ये वो क्या, प्रोजेक्टाइल्स मोशन है, ये सब चीज़ें न्यूक्लियर साइंस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर जो है थर्मल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद जब आईआईटीज का क्रिएशन हुआ और एटसेट्रा एटसेट्रा हुआ, ये सारे आपके बने ये क्या नाम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसको टिस्को, ये सब बना, आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर क्या बना आपका, एनटीपीसी और ओएनजीसी, ये बने। तो लोगों को लगा कि इंजीनियरिंग इज द अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो लोगों को लगा, तो इंजीनियरिंग का क्रेज बढ़ा। पहले तो आईआईटी बहुत कम सीट होती थी, प्राइवेट कॉलेज खुले, और प्राइवेट कॉलेज ने इतने बड़े 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश, तो ऐसे खुल गए प्राइवेट कॉलेज की इंजीनियरिंग सबको मिल सके। ठीक है, बस कुछ लोगों को ही ना मिले। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं, अब इस बात को छोड़ के अब मैं आज के पॉइंट पे आता हूँ। तो मैंने कहा जो आपको कि आज के समय इंजीनियरिंग कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ, तब बैरिस्ट्री ऐसा आपने देखा। ठीक है, और 47 में सब जो है, जो जो क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल साइंस, थ्योरेटिकल फिजिक्स, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, इसरो, फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल हाई लेवल फिजिक्स है जो उसको है। हम लोग जैसे बीटेक है, एमटेक बीटेक है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल लाइन ऑफ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल साइंस है एज कम्पेयर टू बीएससी एमएससी। ठीक है, अब आते हैं आज जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो कहा आपसे, जब हम एक समाज की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ सॉलिटरी नहीं है। जैसे कि एक समाज का कल्चर, उसकी हिस्ट्री, कल्चर, उसका इतिहास, उसका साहित्य, लिटरेचर, उसका एंटरटेनमेंट मोड्स, जैसे कि इंटरटेनमेंट के जरिए, जैसे क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, फिल्म बहुत पॉपुलर है, ये है। ठीक है, मैं छोटे एक बात बता देता हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था, और मुझे क्रिकेट टीम में जाता, मैं स्कूल स्कूल छोड़ के भाग के क्रिकेटर बनने की कसम खा ली थी। तो मुझे याद है आज भी, मेरे फादर थे और घर के बड़े थे, वो कहते थे कि इंडिया में तीन चीज बहुत पॉपुलर है, एक है बॉलीवुड, एक है क्रिकेट, और एक है पॉलिटिशियन। सब पावर, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिशियन, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही सब पावर होगी। इतने पावर मिनिस्टर, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसे पावरफुल नेता थे, आज मोदी जी हैं। ठीक है, दूसरा है क्रिकेट। ठीक है, और तीसरा है आपके बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन, उसके पहले अशोक कुमार, दिलीप कुमार, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कहा बेटा ये तीन बहुत पॉपुलर चीजें, लेकिन अब कोई बाप अपने बेटे को इसमें नहीं, या तो डॉक्टर इंजीनियर बनो, या तो फिर सरकारी नौकरी, यही तीन चीज है। ठीक है, मैं जब बच्चा था अपने घर में बताया मुझे। ठीक है, मैं तो कुछ, तो वही कहा, मैंने कहा ना कि जो कोई भी चीज सॉलिटरी नहीं है सोसाइटी में, हर चीज एक एक सर्कल में है। जैसे हमने कहा था आपका जो
कल्चर है, आपका जो लिटरेचर है, आपका जो क्या कह लीजिए साहित्य है, कल्चर है, ये सब कुछ मिला हुआ है इस मतलब क्रिकेट। अब जैसे अब तो देखिए बहुत अलग है, इंडिया पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच पहले होता था, अब तो मैं हम लोग भी बहुत बहुत ही ठंडे दिमाग के हो गए। वो लगता था कि, और मैं वो मैच भी देखा, मैं बच्चा था तो कारगिल में 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इंडिया करता है, पाकिस्तान फिर अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ लाहौर डिक्लेरेशन साइन करते हैं। ठीक है, लाहौर डिक्लेरेशन ये तय होता है कि दोनों देश दोस्ती से रहेंगे, पड़ोसी से रहेंगे, एटॉमिक पावर का बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर 99 में कारगिल वॉर होता है और उसी समय इंडिया की टीम वर्ल्ड कप में जाती है। मैनचेस्टर में इंग्लैंड और इंडिया का मैच होता है, सॉरी मैनचेस्टर में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैनचेस्टर मैच होता है। और लग रहा था उस मैच में इंडिया में कुछ हो जाएगा, और मुझे आज भी याद है कि वाजपेयी जी ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा, अटल जी ने, कि हमारी आर्मी और हमारी आर्मी सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेगी। हाँ, तब पाकिस्तान की तरफ से आया कि तो मुजाहिदीन है, फ्रीडम फाइटर है, ये हमारी आर्मी से सीधा जुड़े नहीं। मुजाहिदीन तो फ्रीडम फाइटर की थी। हाँ, तो तब ये डायलूट हुआ था, तब जाके मैच हुआ था, वरना लग रहा था ये मैच है कैंसिल हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान 99 वर्ल्ड कप का, कहते हैं ना रियल कारगिल वॉर चल रहा था मैनचेस्टर में, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। ठीक है, चलिए वो तो कहानी थोड़ी हुई, मतलब वो दोनों देश को एटॉमिक पावर है, कारगिल में इतनी बड़ी फौज है, इंडिया कह सकता है एटॉमिक पावर कर देंगे, पाकिस्तान कह रहा है, बिल क्लिंटन पाकिस्तान से कह रहे हैं अगर तुमने एटम बम चलाया तुम्हारा हम वजूद खत्म कर देंगे। उसके बीच में क्रिकेट मैच हो रहा था मैनचेस्टर में इंडिया वर्ल्ड कप में, तो वो भी दिन देखे हैं मैं, हम इस देश ने। ठीक है, मैंने भी देखा। तो मैं जो कह रहा था कि हर चीज़ जो है समाज में, आपका लिटरेचर, आपका कल्चर, आपका जो है आपकी जो हिस्ट्री, ये सब जुड़े हुए हैं। ये कोई आप मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, इंडिया चाइना का नहीं है। चाइना से हमें लड़ाई हो सकती है, लेकिन चाइना के से हमको वो मेंटेलिटी नहीं है जो पाकिस्तान से है। ये हिस्ट्री की बात है, आज की बात नहीं है। जो जिन्ना और अगर मोहम्मद अली जिन्ना और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो डिबेट होती थी, अगर आप उसको पढ़े, नेट पे सब अवेलेबल है, आपको सब पता चल जाएगा मोटा मोटी। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ कुछ चीज़ों पे जो मैंने कहा था कि मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूँ कि ब्रिटिश कहते थे कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर एंड यू नीड अ फॉरेन पावर टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस, बिकॉज दिस इज अ कंट्री ऑफ क्या, ऑफ पंजाब, पंजाबी, तमिल, मणिपुर, महाराष्ट्र, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन ब्राह्मण, दलित, ठाकुर एंड हिंदू एंड मुसलमान who have 800 year of fight. So you have this, you have a you need a foreign power who can provide justice. मैंने क्रिकेट का मैच एग्जांपल दिया था कि मैं, जैसे इंडिया, हम बचपन में इंडिया ही समझते थे, लेकिन पंजाब से युवराज और हरभजन सिंह थे, गांगुली जी आपके बंगाल से थे, महाराष्ट्र से सचिन थे, यूपी से आपके जो है ये धोनी जी बिहार से थे, तो एक्सेट्रा। तो ये लगता है, लेकिन अगर आप इंडिया के स्पोर्ट्स को देखें एट इंटरनेशनल लेवल, तो मैं दो स्ट्रीम को मानता हूँ। तो हॉकी था, जो कि ध्यानचंद थे, फिर बलबीर सिंह आए, फिर कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू, और 8 गोल्ड मेडल, और फिर वर्ल्ड कप एक 75 में। ठीक है, और दूसरा था क्रिकेट आफ्टर 83, को क्रिकेट भी कराता था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, जो कि लंदन से कंट्रोल होता था, क्योंकि लंदन बहुत अमीर था और अमेरिका के साथ तो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। लंदन बहुत रिच था, इसलिए वर्ल्ड कप कराते थे। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो और जैसे मिल्खा सिंह हुआ, केडी जाधव हुआ, और पीटी उषा हुआ, और है उसका नाम, ये और सब है, लेकिन वो सब एक साइड हुई। और फुटबॉल टीम हुई जो एशियन चैंपियन थी, वर्ल्ड में नंबर 9th रैंक कहा जाता है, और फुटबॉल वर्ल्ड कप में 4th नंबर पे पहुंची थी 56 में, और वर्ल्ड कप 50 में क्वालिफाई की थी। तो फुटबॉल में भी इंडिया थी, लेकिन दिक्कत है क्रिकेट में एक बहुत, उस समय वनडे और टेस्ट में 10-12 टीम खेलती थी। तो जब वनडे क्रिकेट जब 75 से 2007 तक, तब तक तो वनडे जब तक था, तो 12 टीम खेलती थी। तो कहीं ना कहीं तो आप अगर अच्छा खेलते हो, 12 में भी समझे 7 टीम, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका कुछ हद तक पहले, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका भी 92 के बाद आई, न्यूजीलैंड, और 7 या 8 टीम थी जो मेन टीम थी, और 3-4 ऐसे ही थी। तो 8 टीमों में अब इंडिया में मैच हो गया, इंडिया के स्पिनर ने कमाल कर दिया, बैट्समैन ने, तो इंडिया सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचेगी। तो अगर आप 4 बार पहुंचेंगे तो 2 बार जीत भी सकते हैं। ठीक है, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती। तो हॉकी में तो इंडिया का एक था ध्यानचंद जी के समय से। तो हॉकी और क्रिकेट कम देश खेलते, तो हॉकी तब भी देश, क्रिकेट बहुत कम। तो और फुटबॉल पूरे वर्ल्ड खेलता था, एशिया में ही इतने देश खेलते फुटबॉल, तो फुटबॉल भी बहुत कठिन था। तो फुटबॉल भी इंडिया बहुत स्ट्रांग था। हॉकी और क्रिकेट, तो ये हॉकी और क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के बहुत वो थे। और सब गेम जो है कह लीजिए उसका था, लेकिन हॉकी और क्रिकेट जैसा कुछ नहीं था अगर शुरू शुरू को आप देखें। ठीक है, ये वो अभी अभी तो नहीं, इस स्टडी में फ्रॉम 2001 टू 2024 हमने 25 ओलंपिक मेडल जीते हैं, और पिछले 100 साल में हमने जीते थे 1999 तक अगर देखें, ये उस समय तक देखें तो 2000 तक
हमने 15 मेडल जीते थे, ठीक है, ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्रिकेट तो अगले बार ओलंपिक में आ रहा है, ठीक है। देखिए मैंने कम पढ़ते थे, तभी 10 मिनट हो गए हैं, मैंने समझा, शुरू अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो कहने की अब कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं कहा था कि अब पहले जस्टिस समझा देते, फिर तो देखिए बात यह है कि मैं जब था अपने कॉलेज में, ठीक है, तो घर वाले तो सीधा थे कि पापा बैंक में थे, ताऊ जी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो सबने कहा, और चाचा जी भी थे, सबने गवर्नमेंट सर्विस करनी है। घर वालों ने बहुत पुश किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूंगा, ठीक है। और क्योंकि दिक्कत ये है कि अब एमटेक करने के बाद जब आप यूपीएससी करते हैं, तो एमटेक का सिलेबस और यूपीएससी सिलेबस में कोई चीज़ तो सेम है ही नहीं। और यूपीएससी में बहुत ही तगड़े लोग ही फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं ऑप्शनल में। फिजिक्स और मैथ्स अब ऑप्शनल में लोगे तो कुछ नहीं हुआ, जीरो आ जाएगा। हिस्ट्री लोगे तो कुछ लिख के तो आ सकते हो। तो यूपीएससी का सिलेबस और एमटेक का सिलेबस 99% एक जैसा नहीं है। तो जब आप यूपीएससी की स्टार्टिंग करते हो आप, तो फिर एक नई नई आप इनिंग्स खेलने जा रहे हो, नए चैप्टर पे आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये है, मतलब आपने एमटेक का जो 22 साल या 23 साल तक की मेहनत की यूपीएससी में, उसका सीधा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका टैलेंट हो सकता है, लेकिन एमटेक के सिलेबस को और यूपीएससी के सिलेबस का सीधा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा कहना है, ठीक है। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये हुआ। तो ये है अब। तो सब लोग कहते हैं क्या करोगे अब, अभी बीटेक में इतना दिन दिए, 22 साल 23 साल हो गया, अब कब तक पढ़ोगे, अब सरकारी नौकरी पक्का नहीं है। इससे अच्छा बैंगलोर में, पुणे में, गुड़गांव में, नोएडा में एक आईटी कंपनी लो, गवर्नमेंट की सैलरी भी लिमिटेड है। आईटी कंपनी में 3 साल काम करो, फिर विदेश चले जाओ, कंपनी में रहते रहते एमबीए कर लो। हमारे सभी दोस्तों, मैंने भी मुझे पता होता नहीं था, मैंने बीटेक का, उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों ने, कि जॉब करते हुए एमबीए कर लो, मुझे कहा ऐसा। तो हमने किसमें कहा, तो कहा एमटेक या एमबीए कर लो। तो कहा, उसने समझाया मुझे कि बीटेक और एमबीए का कॉम्बिनेशन इन कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा होता है। मुझे क्या पता, मैंने उसको सुन के कर लिया भाई, क्यों, लोग तो ऐसे ही चलते हैं इंडिया में। तो अब ये तो थोड़ा अपनी बात है, अब आते हैं पॉइंट पे। तो देखिए, अब मेरे सब मित्र जो थे उस बैच में, उनको नौकरी चाहिए थी, उन्हें 10 लाख रुपए लगता है बीटेक करने में, तो तुरंत पैसा चाहिए आपको, ठीक है। इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, माफ कीजिए मुझे शब्द बोलना पड़ा है, तो किसी ने, कोई भी कंपनी आई, प्राइवेट कंपनी, आईटी कंपनी, तो उन्होंने ले लिया। ये तो फिर ये तो बाहर निकल के उन्हें पुणे गए, कोई कोई नोएडा या किसी ना छोटे लेवल पे या किसी के बड़े लेवल पे नौकरी मिल गई। फिर 3-4 साल में आपका जब एक्सपीरियंस होता है, आपको नॉलेज होती है, तो आप फिर ग्रेटर हाइट पे जाते हो। जैसे पहले साल में आईपीएल में बहुत कम पैसा मिलता है, फिर चौथे साल में अगर अच्छे प्लेयर हो आप, 10 गुना मिल सकता है, बहुत अच्छे बन गए, ठीक है। ये छोटी बात है, ठीक है। तो अब ये है, तो आईटी कंपनीज की बात बहुत करते थे हमारे मित्र, जो कहते थे कि 10-12 लाख रुपए लगाते, फिर यूपीएससी में लगो 4 साल। ये कहाँ की बुद्धि है, ठीक है। हमारे तो, मैं तो घर वाले मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना देखना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब आते हैं जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो कौन से, अब आते हैं, सीधा आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, भारत की अगर हम देखें, तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो आज जैसे बहुत ही एक, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ही विडंबना है, बहुत ही एक डायलेमा है इंडियन सोसाइटी में। जो इतनी पावरफुल आईटी व कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे जेपी मॉर्गन हुआ, इन्फोसिस कह लीजिए, तो इंडिया की ओरिजिनेटेड कंपनी है। आप जो है गूगल देख लीजिए, जो टीसीएस, सारे कंपनी, ये जो सारे आईटी कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर है, आप ये इतने पावरफुल है, इतने प्रोफेशनल, और इनसे जो आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है, राजस्व, इनका जो इनकम है, कह लीजिए आईपीएल भी मान सकते हैं एक तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर, वो वो इतने ज्यादा है कि जो देश की इकोनॉमी चला रही है। मतलब अगर 1955 को हम 47 से 55 तक छोड़ देते हैं, 55 से शुरू करते हैं, 55 to 90 तक का ग्रोथ रेट देखें तो 2%, 3% के आसपास, और 91 के बाद हम अगर मोटा मोटी देखें 6.5 या 7%, ठीक है। तो ये आया है लोग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 3 वर्ड से हम कहते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद थी अमेरिका, सोवियत रशिया टूटा और हमने अमेरिका का रास्ता अपनाया, इसलिए हमारा 7% ग्रोथ है, लगातार चल रहा है, मोदी जी के समय पे तो बढ़ा है और भी, ठीक है। और ये कहानी है, ठीक है। तो मैं आया था जस्टिस की, मैं उसमें आपको उस जोन में लाना चाहता था, ठीक है। तो ये तो जो इंडिया, तो दिक्कत ये है कि जो ये इतने अच्छे आईटी प्राइवेट सेक्टर हैं, वो इतना प्रोफेशनल, उसमें इतना रेवेन्यू, पैसा कंपनीज कमाती है, जो कि गवर्नमेंट को 40% टैक्स देती है, लेकिन उनके पास कोई ना पुलिस है ना आर्मी है। पता है ना आपको इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंदर पुलिस, अपनी आर्मी रखती थी, जिसने उसने बैटल ऑफ प्लासी जीता, सिराजुद्दौला को हराया, फिर बैटल ऑफ बक्सर जीता, और 1857 में दिल्ली तक थी, वो भी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो प्राइवेट आईटी कंपनीज है, आईटी का मैं हूँ इसलिए, उनके पास ना आर्मी है ना पुलिस है। तो गवर्नमेंट, तो जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया में, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो मनी मेकिंग मशीन तो है फॉर एग्जाम्पल, बट उनके पास ना आर्मी है ना पुलिस है ना पैरामिलिट्री है।
और जो गवर्नमेंट है जिसको आर्मी पुलिस पैरामिलिट्री है, उसमें कितना करप्शन है वो आप भी जानते हैं। तो बहुत ही दुख की बात है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इंडिया में उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पावर नहीं है, और जिस गवर्नमेंट के पास पावर है वो इतना हेविली करप्ट है कि उसकी मैं इतनी इतनी ज्यादा करप्ट है कि उसकी मैं कुछ बात नहीं कर सकता। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी दुखदायी घटना है मैं मानता हूँ। लेकिन अब आते तो मैं जैसे कहा कि इंडिया में जो है अ, पुलिस पुलिस एक्ट, इनकम टैक्सेशन, सिविल सर्विस, आर्मी और ये सब चीजें जो है ये ब्रिटिश इंडिया कॉन्टिन्यूएशन है। तो इंडियन पिनल कोड, इंडियन सीआरपीसी, सब ब्रिटिश इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि जैसे हम आप अब हमको पहले लठैत होता था, लाठी रखता था, पहले कोई किलेदार होता था, जागीरदार होता था। अब गवर्नमेंट ने कहा देश की कि आप अपने पास हथियार नहीं रख सकते, मोनोपोली ऑफ द वायलेंस इज इन द स्टेट, स्टेट ही हथियार रख सकती है, आप नहीं रख सकते। स्टेट के 3 फोर्सेस हैं, एक तो आर्मी है, वायु सेना और जल, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, जो कि डिफेंड करती है। दूसरा है आपका पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, और तीसरा है पुलिस। पुलिस की ये है कि पुलिस को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द जुडिशियरी, विद इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करना होता है ये। और जब बहुत कंडीशन खराब हो जाए, जैसे कि पंजाब में हुआ था 84 में ब्लू स्टार के वक्त, तो उधर आर्मी का टेक ओवर होता है और सिविलियन जो गवर्नमेंट है, जुडिशरी, पुलिस, इन सबको एकदम से जीरो कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, ठीक है, या डाइल्यूट कर दिया जाता है। ये कश्मीर में भी हुआ था जब स्पेशल पावर एक्ट था, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में भी होता जब स्पेशल क्या नाम था, इस आर्मी स्पेशल पावर एक्ट था, ठीक है। ये इन तीनों जगहों पर, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दूँ, हिस्ट्री है भारत की, ठीक है। तो अब आते हैं उस पर। तो देखिए मैं कहना चाहता हूं, तो अब 3 चीजों का मैं बहुत ही ये चीज आपको समझाता हूँ क्यों बहुत ही डिफिकल्ट है इंडिया के को चला पाना। इंडिया में जिस कहते हैं ना, इंडिया में एक प्लेन क्रिएट कर पाना। ये अगर मैं प्लेन मतलब वो नॉट प्लेन, वो प्लेन मतलब जिसको कहते हैं प्लेन, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो प्लेननेस क्रिएट कर पाना इंडिया में क्यों इतना वेरी वेरी डिफिकल्ट है, मैं समझाता हूँ आपको। ये आज का टॉपिक है मेरा, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है। थोड़ा आज बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, तो थोड़ा भावनाओं में बह गया था, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है जो उसको हमारा गणतंत्र, अटल जी की लाइन है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राबी की शपथ न पूरी। लाहौर सिटी में इंडिया ने पहली बार 1929-30 में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन। इसके पहले तक इंडिया ने, कांग्रेस ने कभी पूर्ण स्वराज नहीं मांगा, डोमिनेंट स्टेटस या हाफ, क्योंकि ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट था कि अगर हम चले गए तो देश में जो है अनार्की हो जाएगी, क्योंकि हम ही एक पावर है जो देश में इक्विलैटरलिज्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1931 में 1929-30 में लाहौर पूर्ण स्वराज का 3 जनों ने विरोध किया था। एक मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कह रहे थे कि हमें दो हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन है, टू नेशन थ्योरी। दूसरा थे आपके मास्टर तारा सिंह जो कि कह रहे थे सिखों के ऊपर हिंदू रूल हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने किया शब्दों से। और तीसरे भीमराव अम्बेडकर जी जो कि दलितों और SC ST की बात कर रहे थे। तो भीमराव अम्बेडकर जी का पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अम्बेडकर जी में। इसी के आधार पर हम आज के देश समय में आरक्षण या रिजर्वेशन का जो बेसिस है मेरे हिसाब से वो है पूना पैक्ट 1932। अब दूसरे पे आते हैं, और पार्टीशन ऑफ इंडिया 47 में नहीं हुआ है, 1916 में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, इन सब के महान लीडरों के रहते हुए लखनऊ में साइन हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो गांधी जी ने भी हाँ कह दिया, क्योंकि मुसलमान समाज को ऐसा ना लगे कि वो उन पे हिंदुओं का आधिपत्य कब्जा हो गया है, आधिपत्य हो गया। तो इसलिए 33% या 36% जितना मैं, क्योंकि उससे गूगल नहीं था, इंटरनेट, उस इतना अमाउंट, इतना जो परसेंटेज था वो सेपरेट इलेक्टोरेट के फॉर्म में दे दिया गया। इसका मतलब देश में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम। मतलब जिन एरिया में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो एक्सप्लिसिटली मुस्लिमों के लिए है और मुस्लिम लीडर से उसमें इलेक्ट होंगे। मुस्लिम कांग्रेस के भी हो सकते हैं और मुस्लिम लीग के भी, ठीक है, जो वहां के मुस्लिम चुने, ठीक है। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आपका जो जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश ने 190 साल भारत को चलाया, 1757 से 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करे क्वीन ने ले लिया आपका 1857 से 1947। इसी में इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, इंडियन आर्मी इसी समय क्रिएट हुए। पहला वॉर हुआ 1914 to 19, ब्रिटिश इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 to 45, फिर हुआ इंडिया पाकिस्तान। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपकी जो आर्मी क्रिएट हुई, इसी फिर इंडिया पाकिस्तान में बटी, और यही था आपकी आर्मी का बेस जो ब्रिटिश इंडिया था, यही आर्मी की, जिसमें आपका
क्या नाम है आपका, गोरखा रेजिमेंट, असम राइफल, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, और क्या नाम है, मद्रास रेजिमेंट, ये बंगाली रेजिमेंट, सबसे मोस्ट मोस्ट इनिशियल, वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल रेजिमेंट बंगाली रेजिमेंट ही था, जिसमें मंगल पांडे थे। बाद में शायद उसको डिसॉल्व कर दिया गया। ऐसे बने सारे रेजिमेंट्स बने। अभी भी बंगाल इंजीनियरिंग और डिफरेंट लेवल पे है। बंगाल सपैर कहते थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहते थे। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा कहते हैं। बंगाल बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस, तीनों को मिला के आर्मी बनी। और शायद स्टेट बैंक की जब बात होती है तो ये भी कहते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे और ये मद्रास, ये तीन मेन प्रोविंसेस थे। इनको मिला के बाद में शायद स्टेट बैंक का क्रिएशन हुआ। अभी बैंक पे नहीं आते, अभी दूसरे टॉपिक पे बैंक पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, तो भारत का जो ये पीरियड था 1947, 1901 टू 47, 19वीं सदी ब्रिटिश के जाने पहले, तो 1916 में होता है आपका लखनऊ लखनऊ पैक्ट। क्योंकि जिन्ना जब पार्टीशन पाकिस्तान की पहली बार हुई थी, जिन्ना ने इसे इम्प्रैक्टिकल कहा था। इसलिए सरोजिनी नायडू जी ने और महात्मा गांधी और तिलक जी ने जिन्ना को कहा था ही इज द, मतलब उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत बड़ा एक व्यक्ति बताया था। 1916 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान लिया। 1929 पूर्ण स्वराज के समय ये तीन ऑपोजिशन फोर्स थे। जिन्ना थे जो कि टू नेशन की बात कर रहे थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे तो दलित SC ST की बात कर रहे थे, मास्टर तारा सिंह जो कि सिख पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और 1929 इस जोन में ही शुरू हुई सिख पॉलिटिक्स, और इसका 84 में आपने देखा अंजाम जो पंजाब में हुआ। इसके बाद इंदिरा जी का हत्या हुआ। और ये हिस्ट्री है का पार्ट है, ठीक है, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये हुई, ठीक। अब आप भारत की आज़ादी हुई, मोदी जी ने कहा पार्लियामेंट पे जो बात की, नेहरू जी का लेटर 61 में कि वो उनका, और सबसे बड़ी बात मंडल कमीशन की बात तो राजीव जी का था कि दिस मंडल कमीशन विल बी ब्रेक माई कंट्री सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और इंदिरा जी की बात की, न जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे और मोहर लगाओ हाथ पे। न जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगाओ हाथ पे। इंदिरा जी के समय का था। और नेहरू जी का जो था 61 में लेटर कि वो इसके ऊपर जब ये आपका आरक्षण या रिजर्वेशन क्रिएट हो रहा था कि दिस विल क्रिएट अनइक्विप्ड और अनस्किल्ड पर्सन इफ अलाउड। ये 1961 का चीफ मिनिस्टर को लिखा कि अगर आरक्षण इस तरह से हुआ तो भारत में जो है, जो भारत का जो पब्लिक सेक्टर है, जैसे NTPC, ONGC और इसको एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें जो है तो फिर जो है भारत में जो है क्वालिटी नहीं रह जाएगा और सिर्फ और सिर्फ राजनीति और नेतागिरी रह जाएगी। वो लेटर मोदी जी ने कहा पार्लियामेंट में। मैं अभी तो उसको मेरे पास, मैं उसको वो लेटर 1961 में नेहरू जी ने लिखा था सब चीफ मिनिस्टर्स को। फिर इंदिरा, ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगाओ हाथ पे। और राजीव गांधी जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, राजीव गांधी ने बात की आफ्टर द मंडल कमीशन, VP सिंह, दिस मंडल कमीशन विल ब्रेक माई कंट्री एंड इट इज लाइक अ सेपरेशन ऑफ पीपल। ठीक है, ये तीन बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गांधी परिवार ने देश को इतने दिन तक चलाया। ठीक है, इस पे आते तो, लेकिन अब आते हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा विषयांतर हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं पॉइंट पे फिर आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा जो है आपको हर चीज को थोड़ा सा रिकलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब ये तो हुआ एक बात, ठीक है, लेकिन अब मैं क्यों कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। और ब्रिटिश का कहना कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर एंड यू रिक्वायर फॉरेन पावर टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस बिकॉज पंजाबी, तमिल, मणिपुर एटसेट्रा डिफरेंट लैंग्वेज देन Brahman, Dalit, Thakur, and then Hindu, Musalman have such a year of fight and conflict. So you need a foreign power to keep equilateralism. अब देखिए, हुआ जैसे मैंने कहा, पटेल जी ने जो अंबेडकर जी का जो डिस्कशन हुआ था रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है, तो कांग्रेस ने ही, क्योंकि कांग्रेस पावर में थी, बीजेपी तब नहीं थी, तो कांग्रेस ये जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है और जो जातिवाद है, इसके खिलाफ लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ी। आखिर में जैसा आपको बात, आप जानते हैं, मौलाना आजाद को 41 में अपना प्रेसिडेंट बनाया। मौलाना आजाद को जिन्ना ने कहा, मौलाना आजाद एंड खान अब्दुल गफ्फार खान आर द शो बॉय ऑफ कांग्रेस। तो मौलाना आजाद ने जिन्ना को कन्विंस करना चाहा कि भाई आप अगर पाकिस्तान बनाएंगे तो बहुत बुरा हालत हिंदुस्तान के मुसलमानों के से और हिंदुओं में रिश्ते में हो जाएगा, रिलेशन में, इसीलिए प्लीज आप एक अखंड भारत की बात करो। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया, ठीक है, चलो बनाया, फिर आपने ये, तो बात ये कि अब देखिए
जैसे कि अब हिंदुस्तान का जो कानून कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 6 माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, पारसी हैं और यहूदी ज्यूज हैं। ठीक, ज्यूज तो बहुत कम है, पारसी 70,000 है, क्रिश्चियन 3% है, सिख 2% है, जैन और फिर हिंदू समाज। हिंदू समाज में ब्राह्मण, दलित, ठाकुर और बनिया समाज है, ये 4 डिवाइडेड कास्ट है। ठीक है, अब हिंदू समाज से बाहर आते हैं। तो जैसे पहले आपने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कि हिस्टोरिकली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल, तो आपने फर्स्ट लेवल दिया जो SC ST रिजर्वेशन हुआ। फिर आपने 90 में आके मंडल कमीशन को भी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इम्प्लीमेंट फॉर 27, 22 + 27 49% हुआ। ठीक है, फिर अब तो उसको और बढ़ाया जा रहा है, जातिगत जनगणना RSS ने भी कह दिया है ठीक है हो जाए। कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी है, कांग्रेस तो बदनामी है थी क्योंकि उन्होंने ही पावर में थे, उन्होंने कोशिश की कि भाई ऐसे जात और धर्म ना, जात पे ना पात पे मोहर लगाओ हाथ पे, जात पे ना पात पे मोहर लगाओ हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे। ठीक है, ऐसा कहा ना आपने। तो कांग्रेस क्योंकि पावर में थी तो उन्हीं उन्हीं को ही लड़ना था। बीजेपी तो पावर में थी, मैं क्या कहूँ, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ तो कुछ कर सकता हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ। मैं जब पावर में नहीं हूँ तो मैं क्या, डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट है। तो देखिए, अब आपने कास्ट बेस पे ये जो आपने रिजर्वेशन तो क्रिएट कर दिया, जैसे कि आपने सुना, हाँ ठीक है, जो मैंने इतिहास बताया आपको। लेकिन अब ये हो जो कि बात ये राज्यसभा टीवी के में, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राज्यसभा टीवी का जो डिबेट वो था, जिसमें अंबेडकर जी को जो बात पटेल जी समझा रहे हैं कि आज आपने दे दिया इसको, फिर जैसे मंडल कमीशन 90 में आया, लेकिन कल अगर देश में क्रिश्चियन, सिख, पारसी, मुसलमान सब कहने लगे हम भी पीछे, हमारा हमको भी कुछ दीजिए, तब क्या होगा। और ये जो बात कह रहे थे अंबेडकर जी को पटेल जी, ये बात बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि क्योंकि जो आपका कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसका बेसिस है 32 पूना पैक्ट। जो सिख फैक्टर है, सिख कॉज है, उसका बेस है आपका जो ये जो आपका जो ये जो 1929 में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, लाहौर से लाहौर पूर्ण स्वराज हुआ। उसमें जो मास्टर तारा सिंह जी थे, उन्होंने जो कहा कि सिख डोमिनेशन बाय द हिंदू कम्युनिटी, या सिख जो है, सिख एंटिटी या सिख ऑटोनॉमी। ठीक है, और थर्ड था जिन्ना साहब, जिन्होंने कि कहा तो था ही था कि वो इन 16 में 1916 में जो इन्होंने लखनऊ पैक्ट किया, जो आपने आपका किया सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो भाई अगर जो की बात बहुत ही क्रिटिकल है कि आपने कहा ना कि द ब्रिटिश says that the idea of India is as stupid as the idea of equity and need of foreign power to provide equilateral justice, because one is a Tamil, one is a Punjabi, one is a Manipur, one is a Brahman, one is a Dalit, one is a Hindu and Muslim. How can you keep them in a single identity? तो ये बात अब आती है कि भाई अगर जो अंबेडकर जी को पटेल जी समझा रहे हैं कि अगर आप इस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, तो कल हमको सेपरेट इलेक्टोरेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि 1941 टू 1901 टू 47 ये जो पीरियड है, अब और भी आते हैं 1915 टू 47। 15 टू 47 में आता है, 17 में 16 में आता है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर वर्ल्ड वॉर होता है, वो कहानी फिर आता है 29 लाहौर पूर्ण स्वराज, जिसको 3 जन विरोध करते हैं, अम्बेडकर जी, जिन्ना साहब और मास्टर तारा सिंह। और थर्ड आता है आपका पूना पैक्ट 1932। तो जो ये 1915 टू 47 32 ईयर्स का 1916 टू 47 31 ईयर का पीरियड था। इसमें सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, और सेपरेट इलेक्टोरेट ज्यादा स्ट्रांग था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से। भाई कास्ट के नाम पे भारत बटा तो नहीं, अब ना धर्म के नाम पे बढ़ चुका है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो चुका है। तो फिर अंबेडकर जी को पटेल जी कह रहे हैं कि अगर इफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज परसिस्टेड, अगर चलता रहा ये, तो कल हमको, क्योंकि जैसे सच्चर कमीशन का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए कि मुस्लिम समाज एजुकेशन में इन सब में काफी पीछे हो गए हैं भारत में और सब समाजों से, सच्चर कमीशन जो आई थी। ठीक है, तो अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को आगे करेंगे तो फिर आपको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट, भाई जैसे कि जो है जॉर्ज फर्नांडिस क्रिश्चियन थे, बहुत ही शानदार, बहुत ही, मैडम थॉमस, अंजू बॉबी जॉर्ज और क्या लेस्ली क्लॉडियस क्रिश्चियन थे, लिएंडर पेस, मुसलमानों तो एपीजे कलाम जैसा कोई था ही नहीं इंडिया में। सिखों में तो हमारे जनरल हुए, जनरल हरबख्श सिंह, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, सब माइनॉरिटी हैं। मानिक शाह पारसी थे, माइनॉरिटी थे। ठीक है, तो भाई ये जो जैसे सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, भाई हिंदुओं के कृपा पे तो नहीं जी रहे ना, ये मुस्लिम है, हिंदू जो खैरात कहते हैं हिंदी में, कृपा पे तो नहीं जी रहे। इनकी अपनी एंटिटी है इंडिया में, जितना एक हिंदू भारत का नागरिक है, उतना एक क्रिश्चियन है, उतना एक सिख है, उतना एक पारसी, उतना एक जैन है, सभी। तो उन सबको भी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए
प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन है। और इसी के लिए अब इंडिया में आपका क्रिमिनल लॉ, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं, जिसको मोदी जी ने कहा सेकुलर सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है इंडिया में। इसका मुख्य कारण था कि हर कम्युनिटी का अपना कुछ एक रीति रिवाज होता है, तो हर चीज में गवर्नमेंट घुस नहीं सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में नहीं है, ठीक है। डाइवर्स डाइवर्स डाइवर्शन क्या डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हर समाज में अपने रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। ये मैं प्रियेश होकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के लिए जो है, तो जो अंबेडकर जी को जो पटेल जी समझा रहे हैं, और ये जो बात है कि वहीं फिर बात आ जाती है जो मैं कहना चाह रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर सेकुलर सोशल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेल वी इंश्योर जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी। लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इन, जो महान यूरोपियन पार्ट है, जस्टिस इंडिया में आता है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इंपीरियल जस्टिस, दैट वी द ब्रिटिशर्स कैन प्रोवाइड अ जस्टिस टू सच अ नेशन व्हिच इज डिवाइडेड इन कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है। तो जो बात अंबेडकर जी और पटेल जी में हो रही है, मुझे वो बात आज बहुत चिंता दे रही है। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से डिवीजन चलता रहा, क्योंकि 90, देखिए ये लोगों को समझ नहीं आएगा, 1971 में जो इन्होंने वार जिताया पंजाब, ये बांग्लादेश में, मुझे जगजीत सिंह अरोरा जिन्होंने सरेंडर करा। जनरल शाहबेग सिंह सबसे बड़े, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर थे इंडियन आर्मी के, जो बांग्लादेश में थे। वहीं शाहबेग सिंह इंडियन आर्मी के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन में लड़ रहे थे। तो क्या इंदिरा गांधी जी जानती थी कि 71 में जो हुआ 84 में ये होगा? आप कहते हैं ना कि अरे कोई वो पागल है, वो ऐसे ही बोल रहा है कि इंडिया टूट जाएगा, लेकिन अगर आप सीरियसली देखें तो जो 84 की हिस्ट्री है, जो 47 की हिस्ट्री है, तो वो चीज़, और राजीव गांधी जी की हत्या जब हुई शिशु प्रेम बहादुर में, तो वो चीज़ें शो करता है कि इंडिया की समस्याएं इंटरनल बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम से भी ज़्यादा इंडिया की प्रॉब्लम है। जैसे सोवियत रशिया था, टूट गया एक दिन, सोवियत यूनियन कोलैप्स। दूसरा था पाकिस्तान, जो एक दिन टूट गया, ठीक है। तो ये बात मैंने आप सबसे कही, और मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं जो बात समझा रहा था, तो मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। देखिए, 5 मिनट की बात की 32 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो ये बात मैं कहना चाहता था, तो वही बात फिर मैं उसमें कह दे रहा हूँ कि जो बात अब भीमराव अंबेडकर जी को सरदार पटेल समझा रहे हैं, वो बात आज मुझे 2024 में बहुत चिंतित करती है। कि वो कह रहे हैं कि भाई, इफ यू परसिस्ट विद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, देन वी हैव टू गिव सेपरेट, देन ऑल द माइनॉरिटी कम्युनिटीज और ऑल अदर कम्युनिटीज विल से दैट हम भी असुरक्षित है। जैसे हमने कहा ना, इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं है कि भाई मुसलमान समाज है, क्रिश्चियन समाज, हर की अपनी अपनी रीति रिवाज है, क्यों गवर्नमेंट हर चीज में घुसे? इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में बाई लॉ नहीं है, ठीक है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। तो जो वो कह रहे थे कि, जैसा कि मैं फिर कहता हूँ, 1915 से 47 पर, 1915 से 47 तक में आइए, तो जो आपका 16 में हुआ आपका लखनऊ पैक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट, 29 में लाहौर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, जिसका कि अपोज 3 लोगों ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा 2 सेपरेट नेशंस, भीमराव अम्बेडकर ने कहा दलित इशू, और मास्टर तारा सिंह ने सिख ऑटोनॉमी की बात की। और 32 में गांधी जी के साथ हुआ पूना पैक्ट, 47 के 1916, 16 साल के बीच में, 32 में फाइनली हुआ था पूना पैक्ट, वही है। तो ये 3 चीज दिखाता है कि भारत अंदर से बहुत ही फ्रेजाइल एक एक बात हो सकती है भारत में। और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन तो आज़ादी के बाद हुई, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, उसकी मैं बात अभी नहीं करूँ, 47 के बाद। तो ब्रिटिश इंडिया शो का जो पीरियड है, वो शो करता है कि अगर अगर कास्ट का, जिसको कहते हैं सर ब्रिटिश कहते थे कि अंटिल देयर इज कास्ट एंड रिलीजन देयर विल बी नो इंडिया। तो सर रिस्ले थे कास्ट कमिश्नर पहले। तो ये जो कठिनाई ये है कि जो पटेल जी की बात को मैं रिपीट करता हूँ, कि एक तरफ से आप कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स को अगर इतना बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक दिन रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भी आएगी। कोई कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल सच्चर कमीशन, अब सच्चर कमीशन को अगर कोई बेस मान ले, तो मुसलमान तो बहुत बहुत ही जो है कहते कह बैक, जो है लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गए हैं या बैकवर्ड हो गए हैं। सच्चर कमीशन 94 में जो आई है, तो उस हिसाब से अब आपको सेपरेट स्पेशल रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो 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 वही बात जो मैं फिर आता हूँ बेस पे, कि द द द आइडिया ऑफ इंडिया, और इंडिया विल नेवर बी अ नेशन अंटिल देयर इज कास्ट एंड रिलीजन। तो ये जो ब्रिटिशर्स का कहना था, मुझे आज भी इस बात को बहुत चिंता होती है। मुझे लगता है कि वो चाहे कितने बुरे थे ब्रिटिशर्स, लेकिन उनकी जो ये जो ट्रिक था उनका, डिवाइड एंड रूल,
हम बचपन में रिलीजन समझते थे कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच होता था और बहुत मारपीट होती थी फील्डों में, मतलब जिस तरह का माहौल दिखता था। लेकिन वो तो ये हुआ ये मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन द आइडिया ऑफ इंडिया विल नेवर एग्जिस्ट अंटिल देयर इज कास्ट एंड रिलीजन, ये बात मैं मुझे मुझे बहुत चिंता देती है, और मैं बहुत बहुत ही मैं डर होता है कि इसका भविष्य क्या होगा। थैंक यू, मैं अपनी बात समझाने में सफल रहा। मैं काफ़ी देर लेक्चर लिया, अब मैं बहुत छोटे लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा। ये लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था। थैंक यू।